हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस का ये चैप्टर नंबर जो 3 है, उसमें से जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हो और ये आपके फिर उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक यौगिक एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग रेल लाइनों को जोड़ने में काम आया मतलब काम आता है अपना। ठीक है, यह काम में लाया जाता है। तो भाई यौगिक का नाम बताना है। तो कौन सा यौगिक होता है वो आपका आयरन ऑक्साइड। कौन सा यौगिक हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है Fe2O3। दूसरा है, इस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन थर्मल अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे इसको थर्मल अभिक्रिया। अब सूत्र भी लिखना है, रासायनिक समीकरण लिख के बताना है। तो जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है वो किसके साथ जुड़ता है एल्यूमिनियम के साथ। ये आपको दिया भी गया है कि यौगिक, तो यौगिक कौन सा हो गया हमारा आयरन ऑक्साइड, और वो किसके साथ जुड़ेगा एल्यूमिनियम मतलब Al के साथ जुड़ेगा। तो इसमें क्या होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। यहाँ से Fe अलग होगा और Al जुड़ जाएगा। तो Fe की संयोजकता यहाँ कितनी 2 है। तो यहाँ पे आयरन जो एल्यूमिनियम है वो भी कितने जुड़ेंगे 2, और ये 2 आपके Fe अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपर रूप क्या है। तो अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन ऐसी अधातु है। क्या है, एक कार्बन जो होता है वो ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है या प्रकृति में विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, अलग अलग रूपों में। अपन देखते हैं आपको हर जगह कार्बन दिखाई देगा, जहाँ भी कोई भी चीज़ देखोगे उसको जलाओगे ना तो उसमें जलाने पर उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, काला काला से उत्पन्न होता है, यानी उसमें कार्बन है। प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है अपर रूप कहते हैं। जो कार्बन है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे कार्बन का अपर रूप क्या हो जाता है हीरा है, ग्रेफाइट है, तो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो उसमें कार्बन होता है। तो कार्बन एक क्या है अपर रूप धातु है। ठीक है, हीरा जो है वो कार्बन का ही एक अपर रूप है। ठीक है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा क्या है आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, मतलब प्रकृति में जितने भी पदार्थ अभी तक हमें मिले हैं उनमें से सबसे कठोर आपका क्या है हीरा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एवं इसका गलनांक क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। जब कोई वस्तु कठोर होती है तो उसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। और इसके बाद अगला क्या है, अपन को आगे दिया गया है कि कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको अगर पूछे जाए कि कार्बन के 2 अपर रूप, तो एक हो जाता है ग्रेफाइट और दूसरा हो जाता है हीरा, या पहले लिख देना आप हीरा और दूसरा क्या हो जाता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एनोडीकरण क्या है। तो इसका आंसर भी जल्दी से देख लेते हैं। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया है। क्या है, एल्यूमिनियम पर क्या करना होता है, अपन को ऑक्साइड की एक परत चढ़ा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एल्यूमिनियम की कोई सी छड़ रखी हुई है, अपन इस पर क्या करेंगे ऑक्साइड की बहुत मोटी सी एक परत चढ़ा देंगे। इसको क्या बोला जाता है एनोडीकरण। तो वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इस पर जो परत होती है इससे संक्षारण से बचाती, मतलब एल्यूमिनियम को खराब नहीं होने देती है। तो इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं एनोडीकरण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखना है। ठीक है, आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला हो जाता है हमारा क्या कि इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि आयनिक यौगिकों में बहुत ही अधिक अंतर आकर्षण बल पाया जाता है, मतलब उनके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही कस के पकड़े रहते हैं। तो उन्हें दूर दूर करना है तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी बहुत गर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए उनका क्या हो जाता है गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, जल में घुलनशील तथा कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इसके लिए कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक जल में जल्दी से घुल जाते हैं और जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें घुलते नहीं हैं।
जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आपके विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन ही तो बन जाते हैं। आयन यही तो है, तो ये तो आपको इसी नाम से भी पता चलेगा, ये धन और ऋण ये क्या होते हैं, आपके आयन होते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों में तो ये तो होंगे ही, और विद्युत प्रवाह के लिए हमें धनायन और ऋणायन की ही आवश्यकता होती है, इसलिए अपना क्या हो जाएगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। जो आपकी मूल धातु है उसको क्या कर लेते हैं अपन? गला लेते हैं या पिघला लेते हैं, तथा तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में विलीन किया जाता है। विलीन मतलब उसमें मिलाया जाता है। फिर इसे क्या करते हैं अपन? कमरे के ताप पर शीतलीकृत करते हैं, मतलब उसको ठंडा कर लेते हैं, तो अपनी मिश्र धातु बन जाती है। क्या होता है, मिश्र धातु बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? एक बॉक्स ले लेंगे, उसमें धातु को पिघला लेंगे। ठीक, धातु को पिघला लिया, फिर हमें इसमें जिस धातु की मिश्र धातु बनानी है उसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, वो इसमें डाल दी, डालने के बाद अच्छे से घोल लिया, मिला लिया बहुत अच्छे से, और मिलाने के बाद फिर अपन इसको क्या करते हैं? ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ठंडा हो जाएगी तो अपनी ये धातु बन जाएगी। तो वो कौन सी धातु मिलेगी? मिश्र धातु। ठीक है, चलिए अब ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि पहला क्या क्वेश्चन बोलता है अपन से, सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी बतानी है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम में मतलब वो कितनी ज़्यादा किसी से क्रिया करेंगी, ऐसे में अपन उसको अवरोही क्रम में रख देते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्रिया करेगा उससे सबसे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे नीचे रखते जाते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नाम सबसे पहले किसका आता है? पोटेशियम का, सबसे अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद सोडियम आता है, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। और फिर ये घटते हुए क्रम में इनकी अभिक्रियाएं घटती जाती हैं, और सबसे कम क्रिया कौन करता है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, फिर उसके बाद सिल्वर थोड़ी सी गोल्ड से ज़्यादा करता है, फिर मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, ये सारी अभिक्रियाएं होती जाती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है 4 नंबर वाला कि धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण क्या हैं? तो धातुओं के भौतिक गुण देख लेते हैं, और रासायनिक गुण भी हैं। तो भौतिक गुण ये क्या होती हैं? ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब अपने अंदर से ऊष्मा भी प्रवाहित होने देती है और विद्युत भी प्रवाहित होने देती हैं। क्योंकि तार वगैरह बनते हैं वो भी धातु के बनते हैं, और जो बर्तन बनते हैं गरम जिसमें खाना बनाते हैं वो भी धातु के बनते हैं। तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हो जाती हैं। ठीक है, ऊष्मा आप लोग समझते हैं, ऊष्मा मतलब जैसे अपन नीचे से किसी बर्तन को आंच देते हैं तो ऊपर भी वो गर्म हो जाता है, मतलब उसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। दूसरा है जो धातुएं होती हैं वो आघातवर्ध होती हैं, मतलब उन्हें चोट मारने पर वो क्या हो जाती है? पतली चादर बना सकते हैं। कठोर होती हैं या तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और ध्वनिक होती हैं। क्या होती हैं आपकी धातुएं? ध्वनिक होती हैं। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं में कोई 4 अंतर लिखना है, तो ये आप कितने सारे भौतिक गुण दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप अंतर लिख सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं अपन, ध्वनिक चमक। तो धातुओं में ध्वनिक चमक होती है और अधातुओं में ध्वनिक चमक नहीं होती है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बहुत अच्छे से बनाया है, अगर आप उसमें देखना चाहें तो उसमें भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि एक इसमें अपवाद भी दिए गए हैं कि जो ग्रेफाइट और आपका आयोडीन होता है, ये दो आपकी क्या हो जाती हैं? अधातुएं हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या होती है? चमक होती है। ठीक, कठोरता, ये बहुत कठोर होती है, और हीरा मतलब धातु नहीं है फिर भी वो कैसा है? कठोर है। ठीक है, लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। और जो सोडियम है और पोटेशियम ये कठोर धातु नहीं है, इसे अपन चाकू से काट सकते हैं। आघातवर्ध है, मतलब इसको पीट पीट कर अपन पतली चादर बना सकते हैं, तो ये गुण क्या कहलाता है? उसका आघातवर्ध। लेकिन जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक ये अपवाद है कि ये पीट पीट कर पतली चादर नहीं बनाते हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, मतलब जल्दी से टूट जाती हैं। तन्यता,
तो आप लोग इसके अपवाद देखते जाइएगा। तो तन्यता मतलब धातु में तन्यता का गुण होता है, अधातु में नहीं होता है। चालकता, तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अवस्था, तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन आपका ये जो अधातु है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं। घनत्व, तो धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। उसके बाद एक और रह जाता है क्वथनांक, तो धातुओं का क्वथनांक अधिक होता है और अधातुओं का क्वथनांक बिल्कुल ही कम होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं रासायनिक गुण, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं अपने, धातु और अधातु लिख लेंगे। धातुएं कैसी होती हैं, उपचायक होती हैं, और जो धातुएं हैं वो अपचायक होती हैं और अधातुएं जो हैं वो उपचायक होती हैं। मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। जो धातुएं हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और अधातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। मतलब ये किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देती है और अधातुएं किसी से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं, और ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन लिख के आना है। अंतर लिखने आए तो इसी तरीके से आप अंतर बनाएंगे और उसे लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।